गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। वन स्टेप आईएएस कोचिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिल कुमार। मेरे प्यारे दोस्तों, ये पॉलिटी में हमारा थर्ड क्लास होगा। पहले दो क्लासेस बेसिक्स पर दिए गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये भी आपका बेसिक पर ही है। लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट पर है दोस्तों, और ये थर्ड क्लास होगा। हालांकि एक क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि हम जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको पढ़ेंगे एक एक करके, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स पर और थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहें और चीज़ें आपका समझ में आए आगे पढ़ने पर। एक्चुअली मैं स्टेट के बारे में बता रहा था दोस्तों, तो वो जो मेरी सेकेंड क्लास थी उसमें मैंने स्टेट के बारे में बताया था कि इंडिया इज ए स्टेट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो जो आधुनिक अवधारणा है, जो कि एक यूरोपीय या फिर एक अमेरिकन अवधारणा मैंने बताया था, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग राज्य में चार चीजें होना जरूरी है भाई। एक तो डिफाइन एरिया होना चाहिए निश्चित भूभाग, दूसरा जनसंख्या हो वहां पर, ठीक है जी, गवर्नमेंट हो, और गवर्नमेंट भी कैसी हो, सोवरेन गवर्नमेंट। सोवरेन गवर्नमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सोवरेन गवर्नमेंट होनी। भारत के अंदर आप देखिएगा डिफाइन एरिया भी, पॉपुलेशन भी, गवर्नमेंट भी, और गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए मैंने बताया था, सोवरेन गवर्नमेंट होनी चाहिए। सोवरेनिटी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जिस प्रकार मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग आप माइंड को कहते हैं, उसी प्रकार एक स्टेट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या माना जाता है, संप्रभुता अर्थात सोवरेनिटी को माना जाता है। और दोस्तों, आप सही अर्थों में सोवरेन स्टेट उसी को कहोगे जहां पर ये सोवरेनिटी विद इन द पीपल हो, लिखा हुआ ना, विदिन द पीपल, देन कॉल्ड मॉडर्न स्टेट। अगर ये सोवरेनिटी जनता के अंदर निहित नहीं है तो आप इसको स्टेट नहीं कह सकते। जैसे भारत में अगर मैं कह रहा हूँ कि भारत एक स्टेट है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो मेरे प्यारे दोस्त, भारत क्यों है? क्या कोई ऐसी चीज है जो प्रूव करती है? बिल्कुल, भारत का संविधान क्या बोलता है, वी द पीपल ऑफ द इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अर्थात जो सरकार है, ठीक है, भारत में, या जो संविधान भी है, वो भी क्या है, जनता को सत्ता का स्रोत मानता है। क्योंकि देखिए, जनता ही, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सरकार, ठीक है, सरकार का, ठीक है, सरकार में चुन जाता है, उसको चुनती है। और तो और भारत में हेड ऑफ स्टेट जो होता है, जिसको आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, राज्य का प्रमुख जिसे कहते हैं, प्रथम नागरिक, वो भी दोस्तों भारत की जनता द्वारा चुना जाता है। वो एक अलग बात है कि इनडायरेक्ट रूप से चुनी जाती है, ठीक है, लेकिन जनता द्वारा चुना जाना चाहिए। बट मेरे प्यारे दोस्त, जो आप एक जो किंगडम होता है, जो पहले हुआ करते थे, मोनार्क बोलते हैं कई बार, किंगडम का एग्जांपल है यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो वहां पर क्या अंतर है, एक स्टेट, इंडिया इज ए स्टेट, बट यूके इज ए, यूके दैट मींस ब्रिटेन, यूके इज ए किंगडम। व्हाई? क्यों? क्योंकि वहां पर डिफाइन एरिया तो है मेरे प्यारे दोस्त, ये तो तीन चीजें तो बिल्कुल सेम है, डिफाइन एरिया है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, बट जो सोवरेनिटी है तो सही वो भी, लेकिन दोस्तों वो जनता के अंदर निहित नहीं है, इसीलिए इसको आप क्या कहेंगे, इसीलिए इसको आप एक स्टेट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो वहां पर महारानी या सम्राट के अंतर्गत नहीं है। और महारानी और सम्राट जो होता है दोस्तों, वो वंशानुगत रूप से चुना जाता है, कहाँ पर, ब्रिटेन में, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ, उन्हीं के जो उत्तराधिकारी होंगे, उन्हीं की जो क्या बोलेंगे आप, कहेंगे जो बेटे पुत्र जो भी, मतलब उसके उत्तराधिकारी वही चुने जाएंगे वंशानुगत। लेकिन भारत में क्या, जो राष्ट्रपति है उसका कोई वंशानुगत रूप से चुना जाता है? नहीं, वो जनता द्वारा चुना जाता है, योग्यता और समानता के सिद्धांत के आधार पर। जो व्यक्ति योग्य होगा, ठीक है, तो वो चुना जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक इंडिया क्यों एक स्टेट है और यूके क्यों एक किंगडम है, इसके बारे में मैंने बात कर लिया है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ एक एक बात को, ताकि आप अच्छे से समझ पाए और आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। दोस्त देखिए, मैंने इसको बता दिया भाई, डिफाइन एरिया के बारे में हमने बात कर लिया, पॉपुलेशन के बारे में बात कर लिया, क्लियर है। और दोस्त, संप्रभुता के बारे में हमने बात कर लिया है। स्टेट के तीन अंगों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हमें जो डिस्कस करना है वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को थोड़ा हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को समझिए, है क्या सरकार, ठीक है जी।
फिर सरकार के क्या क्या अंग होते हैं, कौन सा अंग क्या काम करता है, कौन सा अंग का नेचर क्या है भारत में, ठीक है, सरकार के अंग का, उस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त चलिए देख लें। तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, सरकार, सबसे पहले तो आपको ये बताया था मैंने, एक तरफ है स्टेट, और स्टेट का ही तीसरा भाग है 1 2 3, तीसरे पर है गवर्नमेंट। क्लियर? तो देखो पहली बात तो ये था, मैंने जब आपको स्टेट की परिभाषा बताई थी कि स्टेट इज ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, चलो वो तो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ही है, बट मैंने ये बताया था स्टेट इज ए इनविजिबल कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स जिसे आप देख नहीं सकते, स्टेट एक इनविजिबल कॉन्सेप्ट है और स्टेट एक इनएक्टिव कॉन्सेप्ट है, मैंने ये भी बताया था, स्टेट इज इनविजिबल और स्टेट इनएक्टिव, अक्रिय, अर्थात ये देखो एक तो अदृश्य है जिसे आप देख नहीं सकते, दूसरा है इनएक्टिव मतलब अक्रिय, अर्थात मेरे प्यारे दोस्त ये कोई कार्य नहीं करता, लेकिन इसके बहुत सारे पर्पजेज हैं। क्योंकि ना तो ये इनएक्टिव है, ना तो ये एक्टिव है, ना ही ये दृश्य है, तो क्या ये काम कर सकता है? पर्पजेज बहुत सारे हैं, जैसे आपको एम्प्लॉय क्या करना है, आपको रोजगार देना, ठीक है जी, गरीबी को खत्म करना, शिक्षा सुविधा प्रोवाइड कराना, हेल्थ सुविधा प्रोवाइड कराना, जितना भी आप सोच सकते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो सभी उद्देश्य राज्य के। तो क्योंकि ये अदृश्य है, इसीलिए दोस्तों इसके कार्यों को पूरा करने के लिए ही तो क्या किया गया है, गवर्नमेंट को स्टेब्लिश किया गया है। अर्थात अगर मैं गवर्नमेंट की परिभाषा की बात करूँ, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहली बात तो ये हो गया कि जो सरकार है वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट जो होगा वो विजिबल फॉर्म होगा। कैसा होगा? विजिबल फॉर्म, विजिबल कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है जी, और ये एक्टिव भी होगा। दैट मीन्स मैं कह रहा हूं एक तो ये दृश्य है, दृश्य दृश्य अवधारणा है, ठीक है, और ये एक सक्रिय अवधारणा है, यानी कि इसको देखा, ये देखा भी जा सकता है इसको, और ये कार्य भी करता है। क्या आप सरकार को नहीं देख सकते? सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सभी को एक जगह बुला लीजिए, आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है जी। एक्टिव है, बिल्कुल एक्टिव है, कार्य करता है, ठीक है जी। तो ये सरकार का एक तो ये परिभाषा हो गया, ठीक है जी। सरकार क्या है, यानी कि एक विजिबल कॉन्सेप्ट है, एक एक्टिव कॉन्सेप्ट है, और इसका उद्देश्य, भाई इसको क्यों एस्टेब्लिश किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है राज्य, जो कि राज्य है, जो कि इनविजिबल है, राज्य के सभी, इसकी यहाँ पे स्थापना लिखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। स्थापना क्यों की गई है भाई? स्थापना क्यों? राज्य के सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है जी। तो ये मैंने बता दिया भैया कि स्टेट का थर्ड कॉन्सेप्ट है इम्पोर्टेंट, सरकार एक विजिबल फॉर्म है, एक्टिव है। स्थापना क्यों की गई है? स्थापना इसलिए की गई है क्योंकि वो राज्य के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको फुलफिल किया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सकते, सारी कार्यों को फुलफिल कर सके, सरकार को इस्टेब्लिश किया गया। अब हम सरकार को आगे पढ़ते हैं कि जो सरकार है, सरकार के भी 3 अंग होते हैं। सरकार के क्या होते हैं?
थ्री पार्ट्स होते हैं, थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है भाई, अंग, कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट के जो कंपोनेंट होते हैं तीन होते हैं प्यारे दोस्त। कौन कौन से अंग होते हैं तो देखेंगे जरा आप। कंपोनेंट होते हैं गवर्नमेंट के तीन होते हैं। नंबर फर्स्ट, नंबर एक कंपोनेंट, दूसरा, नंबर तीसरा कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं भैया गवर्नमेंट किन अंगों से मिलकर बना है। तो सरकार जो बनी है वो बना है, सबसे पहला इसका अंग होता है का, सबसे पहला इसका का पहला अंग होता है विधायिका अर्थात विधान पालिका भी बोलते हैं दोस्तों इसको, ठीक है जी। और इसको बोलते हैं कार्यपालिका हो गया जी दोस्तों। तीसरा जो होगा वो है न्यायपालिका अर्थात मैं शॉर्ट में ले देता हूं, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है जी, एलबी। इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसको बोलते हैं जुडिशियल बॉडी, ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा हूँ प्यारे दोस्त, सरकार के तीन अंग होते हैं, सरकार के तीन भाग होते हैं। पहले को कहते हैं विधायिका लेजिस्लेटिव बॉडी, दूसरे को कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव बॉडी, न्यायपालिका अर्थात जुडिशियल बॉडी, ठीक है जी। अब इनका काम क्या है, फंक्शन क्या करता है, इसको आप यहाँ पर देखिएगा। फंक्शन मतलब कार्य, फंक्शन नेचर पर हम आएंगे। फंक्शन देखिए तो सबसे पहले ये क्या करता है, विधि। देखो ये इसके वर्ड से दिख रहा है, लेजिस्लेटिव मतलब लॉ, ठीक है। तो विधि को क्या बोलते हैं भाई, आप देखिएगा इसको, ये क्या लिखा हुआ है, विधायिका अर्थात ये किससे बना हुआ है, विधि से। विधि मेरे प्यार दोस्त, विधि का मतलब होता है लॉ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका काम क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ द लॉज अर्थात हिंदी में कहें तो कानूनों का निर्माण, कानूनों का निर्माण करना इसका काम है, फॉर्मेशन ऑफ द लॉ। अगर इसकी बात करें तो मेरे प्यारे दोस्त, ये कोई कार्य कर रहा है, देखो कार्यपालिका, कार्य क्या कर रहा है, ये कार्य कर रहा है कानून को लागू करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका फंक्शन क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, दैट मीन्स कानूनों को लागू कराना या लागू करना, कोई डाउट। और तीसरा जो है, जो तीसरा अंग है सरकार का महत्वपूर्ण, वो है न्यायपालिका, यानी कि न्याय देना, ठीक है। विवाद हो जाए तो उसका निपटारा करना, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि जो कानून बनाए गए हैं उनका इंटरप्रिटेशन करना, उनका व्याख्या करना, उनका समीक्षा करना। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, रिव्यू ऑफ द लॉज, कानूनों की समीक्षा। क्या हो जाएगा, कानूनों की समीक्षा। मेरे प्यारे दोस्त, भारत में जो विधायिका जो कह रहे हो आप, जो विधायिका है इसको ही संसद कहते हैं। विधायिका को क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। तो संसद क्या करती है, कानूनों का निर्माण करती है, ठीक है। अलग अलग हम देखेंगे इसको क्या क्या नाम दिया जाता है। तो कानूनों का निर्माण करना, विधायिका लेजिस्लेटिव बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ द लॉ, एग्जीक्यूटिव बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ, या फिर कहेंगे कि भैया आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, ठीक है, कानूनों को लागू करना। और आपका न्यायपालिका क्या करता है, रिव्यू ऑफ द लॉ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए एक कानून बनाया गया, GST एक्ट
यानी कि जीएसटी कानून, आपको पता है जीएसटी कानून बनाया गया। तो जीएसटी कानून किसने बनाया? विधायिका ने। उसको लागू किसने किया? कार्यपालिका ने। अब न्यायपालिका ये देख करता क्या ये कानून भारत की परिस्थिति के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है, ठीक है जी। और नहीं हुआ तो उसको रद्द भी कर सकता है, ठीक है। तो भाई न्यायपालिका क्या करता है? समीक्षा करता है। क्या ऐसा रिव्यू करके कोई कानून को रद्द किया गया है? बिल्कुल करता है भाई, न्यायपालिका रिव्यू करता है, समीक्षा, ठीक है। तो आपको मैं आगे बताऊंगा और वो स्वतंत्र न्यायपालिका का भी कॉन्सेप्ट में आता है। तो देखो ऐसा एक कानून है मेरे प्यारे दोस्त, NJAC एक्ट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट आया था मेरे प्यारे दोस्त 2014 में, मोदी गवर्नमेंट लाई थी। जो अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की जो नियुक्ति होती है वो होती है कॉलोजियम सिस्टम द्वारा। कॉलोजियम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कॉलोजियम का मतलब है कि भाई एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज होता है, 4 अन्य जज होते हैं, वो मिलकर बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगला जज कौन बनेगा। इसी प्रकार हाई कोर्ट का कॉलेजियम होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए NJAC एक्ट लाया गया था। न्यायपालिका ने इसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया, क्योंकि वो क्या करता है? रिव्यू ऑफ द लॉ। तो मुझे लग रहा है कि ये वाली बात आप भी समझ गए होंगे, ठीक है। और यानी कि न्यायिक जांच कर सकता है ना, वो कानूनों की समीक्षा कर सकता है, ये मैंने बताया। अब हम देखो भारत में ना एक चीज को समझिएगा, ये तो ठीक है, इनके नेचर पर हम बात करने वाले हैं कि भारत में विधायिका का नेचर कैसा है, कार्यपालिका का नेचर कैसा है, न्यायपालिका का नेचर कैसा है। तो चलिए हम एक एक करके शुरुआत में ही अभी देखते हैं कि सबसे पहले हम भारत में विधायिका के नेचर पर बात करते हैं, किस प्रकार का विधायिका सिस्टम है। चलो, क्योंकि आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए इसके, तो फिर आपको आगे से जो क्लासेस होंगी वो आपके लिए इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा समझना। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं सबसे पहले भारत में विधायिका के नेचर की बात करूंगा। देखो भाई, पहली बात तो ये हुआ, आप समझिए कि विधायिका को अगर हम बात करें, देखो विधायिका भी जो है ना, इसके भी क्या होते हैं, भारत में स्तर होते हैं। हम केंद्र स्तर पर बात करेंगे हालांकि, लेकिन फिर भी मैं इसको बता देता हूँ भाई, देखो इसके ना भी स्तर होते हैं, ठीक है। इसके भी क्या होते हैं? स्तर होते हैं, स्तर, ठीक है। विधायिका के स्तर अगर हम बात करें तो इसके क्या है स्तर की, अगर हम बात करूं तो सबसे पहले तो क्या भाई, आपका एक केंद्र स्तर होता है, केंद्र स्तर, केंद्र स्तर विधायिका का केंद्र स्तर, सेंट्रल लेवल पर विधायिका होती है। एक राज्य स्तर पर होती है, राज्य स्तर पर भी होती है भाई, स्टेट लेवल पर विधायिका होती है। और एक आपका लोकल का हो या फिर ग्रामीण स्तर, ठीक है, ग्राम स्तर। तो जैसे अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, ग्राम स्तर की बात करें, विधायिका 3 होते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी। तो लेजिस्लेटिव बॉडी के 3 स्तर है भाई, ठीक है, 3 लेवल है, 3 लेवल्स हैं। और 3 लेवल्स में अगर मैं, आप देखिएगा केंद्र स्तर पर जो विधायिका पाई जाती है भारत में, उसको ही तो कहते हो आप संसद। क्या बोलते हो आप इसको? संसद बोलते हो प्यारे दोस्त, यानी कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कहते हो आप इसको। राज्य स्तर पर जो विधायिका पाई जाती है, इसको मेरे प्यारे दोस्त आप स्टेट, इसको बोलते हो राज्य, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल कहते हो आप इसको, यानी कि स्टेट लेजिस्लेशन। स्टेट लेजिस्लेशन कहते हो प्यारे दोस्त इसको आप। और जो ग्रामीण स्तर पर होती है विधायिका, इसको आप ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत बोल देते हैं, ग्राम सभा, ग्राम सभा कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम सभा। यानी कि सबसे निम्न स्तर पर कानून बनाने वाली कोई बॉडी है तो ग्राम सभा है। फिर राज्य स्तर पर बनाती है राज्य विधानमंडल, और इसको क्या बोलते हैं? केंद्र स्तर पर लेजिस्लेटिव बॉडी को पार्लियामेंट बोलते हैं।
अगर केंद्रीय स्तर पर बात करें प्यारे दोस्त, इसका भारत में जो है वो बाइकैमरल सिस्टम अपनाया गया है। अभी हम आएंगे तो भारत में इसके जो है दो, केंद्रीय स्तर पर इसके दो सदन होते हैं, ठीक है जी। एक को बोलते हैं अपर हाउस जो होता है उसको बोलते हैं राज्यसभा, और नीचे वाले को लोकसभा बोलते हैं, ठीक है जी। इसी प्रकार स्टेट में जो होती है दोस्तों, इसके भी क्या होता है आपका, इसके भी दो सदन होते हैं। ऊपर वाले सदन को यानी कि अपर हाउस जो होता है उसको आप विधान परिषद बोलते हैं, और लोकसभा की जगह जो होता है यानी कि निम्न सदन उसको बोलते हैं आप विधान सभा, अर्थात इसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, ठीक है जी। इन सभी का जो मेंबर होता है उसको आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज कहते हैं। बट राज्य में जो कि विधान परिषद का सदस्य होता है उसको एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और मेरे प्यारे दोस्त जो विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य होता है उसको बोलते हैं एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अर्थात मेरे प्यारे दोस्त हालांकि इन दोनों को क्या बोलते हैं, विधायक हैं, तो ये विधायक ही ना, इनको क्या बोलते हैं भाई, एमपी मतलब, एमपीज मतलब सांसद, सांसद। चाचा विधायक हैं हमारे, चाचा विधायक हैं हमारे का मतलब क्या हुआ, आपने मूवी में डायलॉग सुना है, तो चाचा विधायक है इसका मतलब या तो वो एमएलसी है या फिर वो एमएलए है। अर्थात लोग स्टेट लेजिस्लेशन में मेरे प्यारे दोस्त राज्य विधानमंडल में या तो वो विधान सभा का सदस्य है जो कि निम्न सदन है, और जिसकी पावर स्टेट में केंद्र में जो लोकसभा पाया जाता है उसके समान है, और राज्य स्तर जो राज्यसभा है उसके समान कौन सा सदन होता है, विधान परिषद, जिसको आप लेजिस्लेटिव क्या बोलते हैं, काउंसिल बोलते हो मेरे प्यारे दोस्त, यानी कि विधान परिषद। तो इसको विधायक बोलते हैं, इसको सांसद बोलते हैं। ये जो सिस्टम है भारत में प्यारे दोस्त, ये आपका इस सिस्टम को बोलते हैं जहां पर दो सदन होते हैं उसको बोलते हैं बाइकैमरल सिस्टम। हिंदी में इसको कहा जाता है द्विसदनीय विधायिका। तो एक बार फिर से देखेंगे, मैं ये कह रहा हूँ भाई भारत में अभी देखो क्या है, मैंने ये बताया जो विधायिका है उसके 3 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से स्तर, एक सेंट्रल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर, एक ग्राम स्तर पर, ठीक है जी। केंद्र स्तर पर इसको संसद या फिर पार्लियामेंट कहते हैं, अवर पार्लियामेंट। राज्य स्तर पर इसको स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेशन बोलते हैं, ग्राम स्तर पर इसको ग्राम सभा कहते हैं। मैंने बताया बाइकैमरल सिस्टम अपनाया गया है हमारा केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर बाइकैमरल सिस्टम अपनाया है हमने, किसका, लेजिस्लेटिव बॉडी का। तो दोस्तों अगर हम राज्यसभा देखिए, जो पार्लियामेंट है तो 2 सदन है उसकी, ठीक है। केंद्र स्तर पर एक राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। इसी प्रकार स्टेट लेजिस्लेशन में विधानसभा निम्न सदन है, विधान परिषद उच्च सदन है। इसको इंग्लिश में विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं और इसके सदस्य एमएलए कहलाते हैं, ठीक है जी। और जो उच्च सदन है उसको विधान परिषद कहते हैं, और भाई इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। इसका जो मेंबर होता है यानी जो चुनकर जाता है उसको एमएलसी बोलते हैं, हालांकि इन दोनों को विधायक बोलते हैं, ठीक है। और इसके दोनों ही, चाहे आप लोकसभा के सदस्य बनो या राज्यसभा के, कहेंगे इनको आप एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर सांसद कहेंगे। तो मुझे लग रहा है आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। और इसके अगर मैंने बताया कि भाई ये नेचर है, ठीक है ना, इसके बारे में मैंने बताया। अभी तो ये मैंने बता दिया कि 3 स्तर पर ये पाया जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी और थोड़ा सा आगे बात करें तो थोड़ा सा और समझिएगा। केंद्र स्तर पर बात कर लेते हैं, राज्य एक स्तर पर बात कर लेंगे तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से सुनेंगे, जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि आपका क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडी है प्यारे दोस्त। मैंने ये बताया भारत में कैसा है, ये भारत में अभी मैंने बताया ये बाइकैमरल सिस्टम है, बाइकैमरल सिस्टम।
बाइकैमरल सिस्टम मतलब द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका का कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, द्विसदनीय विधायिका की अगर हम बात कर ले थोड़ा सा दोस्त, तो द्विसदनीय विधायिका का कॉन्सेप्ट भारत में कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो मेरे प्यारे दोस्त आपको पता होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया था 1919। 1919 का जो एक्ट था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919, इसको क्या बोलेंगे? चलिए पूरा लिख देते हैं। इंडियन इंट्रोड्यूस कब हुआ? इंट्रोड्यूस कब हुआ है भाई? ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919, ठीक है जी, 1919 के अधिनियम द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया भारत में। बाइकैमरल सिस्टम पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पीटी में पूछ लिया जाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है? अगर देश पूछ ले कि भैया किस देश से लिया है, तो आप बताएंगे यूनाइटेड किंगडम, अर्थात मेरे प्यारे दोस्त ब्रिटेन से लिया गया, क्योंकि ब्रिटेन उन पर राज कर रहा था। उसी के द्वारा ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट लेकर आए थे, ठीक है जी। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट अगर देश पूछे तो ब्रिटेन से लिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। ये वाली बात भी हमने देख ली अच्छे से। आगे देख लेते हैं, आगे देखिएगा थोड़ा सा और मैं बताता हूँ। तो बाइकैमरल सिस्टम चल रहा है भाई हमारे यहाँ पर। अगर मैं आगे बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्त, ये संसद है। बिल्कुल मैं केवल अब केंद्रीय स्तर पर बात कर रहा हूँ भाई, संसद की लेजिस्लेटिव बॉडी की बात कर रहा हूँ, संसद यानी केंद्रीय स्तर पर। राज्य स्तर पर बिल्कुल सेम यही बातें लागू हो जाएंगी उधर। अब ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्त, तो ये वाला जो है आप देखिएगा, ये एक बिल्डिंग है जिसमें 2 फ्लोर है, ठीक है जी। एक नीचे वाला फ्लोर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? निम्न सदन। निम्न सदन का नाम है भारत में लोकसभा, ठीक है जी। एक है ऊपर वाली बिल्डिंग जिसमें राज्यसभा के सदस्य बैठते हैं, ठीक है, उच्च, इसको क्या बोलते हैं? उच्च सदन। उच्च सदन मेरे प्यारे दोस्त, इंग्लिश में इसको अपर हाउस कहेंगे। अपर हाउस का नाम क्या है? राज्यसभा। इंग्लिश में भी राज्यसभा, हिंदी में भी। इसको लोअर हाउस मतलब निम्न सदन। अगर हम इसकी बात करें, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, देखो भाई, इसको जो है, इसके जो मेंबर हैं, भारत का प्रत्येक वो नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, वो इसका चुनाव करता है, ठीक है जी। मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है जी, यानी कि अडल्ट फ्रेंचाइज लागू होता है। अडल्ट फ्रेंचाइज किसे बोलते हैं? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? भारत का वो प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर हो चुकी है, चाहे वो किसी धर्म, जाति, लिंग, किसी से भी हो, उसको वोट देने का अधिकार होगा, वो वोट देता है, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात तो इसको, इसके अगर में थोड़ा सा देखेंगे इसको, लोकसभा के बारे में मैं यहाँ पे बता देता हूँ। लोकसभा, इसको नोन एज